Hello friends, in today's lecture we will discuss about how we can compute trigonometric Fourier series coefficients. First of all, let us look at this effect of summary कि हमारे पास symmetry का effect क्या होगा on my Fourier series coefficients. So first of all, we know that trigonometric Fourier series coefficient if we have to expand our signal xt in terms of our Fourier series coefficients. हमें ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं तो हमें तीन कोएफिशिएंट निकालने होंगे. फर्स्ट ए नॉट व्हेन के इज आवर 0, सेकंड ए के आर कोएफिशिएंट्स ऑफ माय cos फंक्शन एंड बी के आर माय कोएफिशिएंट फॉर साइन फंक्शन. तो मेरे पास ए नॉट क्या होना चाहिए? ए नॉट शुड बी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड xt dt वेयर xt इज माय गिवन सिग्नल. जो भी मुझे गिवन सिग्नल होगा दैट इज xt and ak are basically equal to 2/t integration for one time period xt multiplied by cos k omega naught t dt. हम अगर इसकी शेप चेक करें तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन टाइप में प्लॉट होगा. सेकेंड बी के इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड अगेन xt मल्टीप्लाइड बाय साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी. अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन टाइप में प्लॉट होगा. नाउ जब भी हमें अपने तीनों कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, हमारे पास तीन कोएफिशिएंट कौन कौन से निकालने होंगे हमें? ए नॉट, ए के एंड बी के. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा जो हमें गिवन फंक्शन है एक्स टी वो हमारे पास इवन फंक्शन है या फिर मेरे पास वो ऑड फंक्शन है टाइम का. अगर मेरे पास ये गिवन सिग्नल एक्स टी इवन फंक्शन है टाइम में तो हम अगर इसको प्लॉट करके चेक करें तो ये हमें कॉस टाइप फंक्शन क्रिएट होगा. आप चेक कर सकते हो इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन अबाउट दिस वाई एक्सिस. जो भी मेरे पास वाई एक्सिस होगी उसके अराउंड ये मेरे पास सिमेट्रिक फंक्शन प्लॉट होगा. और प्लॉटिंग में हम चेक कर सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो कंप्लीट टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? टी. तो मेरे पास ये कहां से कहां तक अवेलेबल होगा? -t/2 टू +t/2. सेकेंड केस में हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सटी सिग्नल है, जो गिवन इनपुट सिग्नल है, वो मेरे पास कैसे बिहेव कर सकता है? एज अ ऑड फंक्शन ऑफ टी. ऑड फंक्शन ऑफ टी मीन्स कि अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं तो मेरे पास सिग्नल किस टाइप में प्लॉट होना चाहिए? इट विल प्लॉट एज अ साइन टाइप ऑफ फंक्शन. कि मेरे पास जो वैल्यू +1 पे है एम्पलीट्यूड, तो जो मेरे पास -1 पे एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? उसका रिवर्सल. यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड मेरे पास 1 है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? -1. अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? -2. तो मीन्स जैसे ही मेरे पास टाइम डोमेन चेंज होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एम्पलीट्यूड भी मेरे पास अपना साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इस टाइप के फंक्शंस में हमें देखना है कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना होगा. अगर मुझे इवन टाइम फंक्शन गिवन है तो मेरे पास जो साइन कंपोनेंट होगा मेरे फंक्शन में वो मेरे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. जितने भी हम बी के कोएफिशिएंट्स निकालेंगे b1 b2 b3 4 वो सब मेरे पास क्या होंगे? 0. तो सिंपली फॉर अ इवन फंक्शन ऑफ टाइम मुझे अपने बी के कंपोनेंट्स नहीं निकालने. तो हमें निकालना क्या होगा? इन दैट केस वी हैव टू फाइंड ए नॉट विच विल बी इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2. मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ मेरा टाइम पीरियड क्या होगा? टिल t/2 x ऑफ t dt. सेकेंड हमें निकालने होंगे मेरे ए के कोएफिशिएंट्स, और ए के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे मेरे पास? 4/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2. हम हाफ पीरियड के लिए निकाल रहे हैं इसको, इसलिए हम इसको 4/t ले रहे हैं यहाँ पे. और टाइम पीरियड मेरे पास क्या हो जाएगा? t/2 xt मल्टीप्लाइड बाय कोस के ओमेगा नॉट टी डी टी. सेकेंड, अगर इनपुट फंक्शन मुझे गिवन है एज अ ऑड फंक्शन तो हमारे पास जो कोस कंपोनेंट्स होंगे वो मेरे पास 0 होंगे. तो मीन्स जो भी मेरे पास ए के कोएफिशिएंट्स होंगे वो सब 0 आएंगे. तो इन दैट केस मेरे पास ए नॉट भी 0 होगा और मेरे पास जो ए के कोएफिशिएंट्स होंगे वो भी मेरे पास 0 होंगे. तो इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? ओनली बी के कंपोनेंट्स जो मेरे पास कोएफिशिएंट होंगे साइन फंक्शन के. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/t इंटीग्रेशन 0 टू t/2 xt साइन के ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय dt. सिंपली मुझे चेक करना है कि सिग्नल किस टाइप का होगा. उसके अकॉर्डिंगली आइदर मुझे ए नॉट और ए के फाइंड आउट करने होंगे या फिर मुझे सिंपली बी के फाइंड आउट करने होंगे. तो फर्स्ट अब हम एक क्वेश्चन ले लें. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने हैं अपने फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक
एक्सपेंशन कि मुझे अपने इस सिग्नल के लिए, गिवन सिग्नल के लिए ft के लिए फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो सिंपली हम यह चेक कर सकते हैं कि जो हमें गिवन सिग्नल है दैट इज अ पीरियोडिक सिग्नल। फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या चेक करनी होती है कि मेरा सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं कि मेरा सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, मीन्स इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल। यहाँ हम जीरो से चेक करें, जीरो में पहले मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या गिवन है a टिल t/4 एंड फ्रॉम t/4 टू 3t/4 मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या है 0 एंड देन अगेन आफ्टर 3t/4 मेरे पास एम्पलीट्यूड अगेन क्या होगा 1। तो आफ्टर दिस t मेरे पास सिग्नल फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, फिर से रिपीटेशन में क्या होगा एम्पलीट्यूड मेरे पास फिर से a होगा, देन अगेन 0 एंड देन अगेन a। तो ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड क्या होगा मेरे पास 0 टू t। तो अब इस सिग्नल का सोल्यूशन निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने f ऑफ t को मैथमेटिकली डिफाइन कर लें कि हम अपने f ऑफ t को मैथमेटिकली कैसे राइट अप कर सकते हैं। फर्स्ट वे मेरे पास इसमें क्या होगा, हम इसको दो वे से डिफाइन कर पाएंगे। एक वे मेरे पास क्या है कि मैं अपने सिग्नल को 0 टू t में प्लॉट कर लूं। तो अगर मैं 0 टू t को प्लॉट करता हूं तो फर्स्ट हम चेक कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मेरे पास नॉन जीरो कहां से कहां तक है। मेरे पास a एम्पलीट्यूड इन बिटवीन 0 टू t/4 है। तो सेकंड हम प्लॉट कर सकते हैं मैथमेटिकली कि हमारे पास सिग्नल 0 है इन बिटवीन लिमिट t/4 टू 3t/4, और इन बिटवीन 3t/4 से t के बीच में फिर से एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या है a। तो मेरे पास टोटल तीन वैल्यूज आ जाएंगी a, 0 एंड a। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मैथमेटिकल टर्म। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल को हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना मान के हम स्टार्टिंग पॉइंट इसका -3/2 मान लें। -3/2 से लेकर हम इसको सिग्नल को +3/2 तक डिफाइन कर लें। अगेन चेक करोगे इसका टाइम पीरियड फिर से t होगा, t/2 माइनस t/2, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड t। तो मैं अपने सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट t माइनस t/2 मान लूं और एंडिंग पॉइंट मेरे पास t/2 मान लूं। तो अब इस केस में अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि इन बिटवीन -t/2 टू -t/4 मेरा सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे 0, एंड इन बिटवीन -t/4 टू पॉजिटिव t/4 मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा a, एंड आफ्टर दिस t/4 टू t+t/2 तक मेरे पास एम्पलीट्यूड अगेन क्या होगा 0। तो मैं इन दोनों वे में अपने सिग्नल को डिफाइन कर सकता हूँ। बट एडवांटेज क्या होगी मेरे पास, मैं किस मैथमेटिकल टर्म को यूज करूं और किसको मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करूं। तो दोनों वे में मैं फर्स्ट अपने सिग्नल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ a, 0 एंड a। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ft इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड a है, इन बिटवीन जो मेरा t वेरी कर रहा है कहां से कहां तक 0 टू t/4, 0 टू t/4 मेरा एम्पलीट्यूड वेरी कर एम्पलीट्यूड है a, एंड इन बिटवीन दिस t/4 टू +3t/4 तक एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास 0, एंड अगेन एम्पलीट्यूड a है इन बिटवीन 3t/4 टू t। तो मैं इसको इस वे में फर्स्ट एक्सप्रेस कर लूं। सेकंड हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको कि मेरा फर्स्ट एम्पलीट्यूड 0 है इन बिटवीन -t/2 टू -t/4 तक, t मेरे पास वेरी कर रहा है इन बिटवीन दिस रेंज, एंड देन अगेन वी हैव एम्पलीट्यूड a in between -t/4 to +t/4, and in last case again we have amplitude 0 in between time t/4 to +t/2। तो अब दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जब मुझे इंटीग्रेशन करना होगा इस फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का ft का, तो मुझे इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगी, सेकंड इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगी, इस टर्म के लिए भी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है, बट मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 है तो मेरा टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो मींस मुझे इस केस में दो इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होंगी, बट इस केस में हम चेक कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे इस एक फैक्टर के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होगी। इसके लिए इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली 0 होगी, इसके लिए भी इंटीग्रेशन मेरे पास 0 हो जाएगी। तो मींस इस केस में दो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होंगी टू get my answer, and in this case we need only one integration to get my answer। तो इस केस में नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्या होंगी ज्यादा, और इस केस में नंबर ऑफ कैलकुलेशन मेरी क्या होंगी लेस।
तो दोनों केस में अगर टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टी, हाईएस्ट टाइम पीरियड टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी। सेकेंड केस में भी अगर हम टाइम पीरियड चेक करें अपना, तो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, टी बाय टू माइनस टी बाय टू। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा, टी। तो मीन्स दोनों केस में मेरे पास टाइम पीरियड टी है, तो मैं दोनों वे से अपना आंसर निकाल सकता हूँ, फर्स्ट फंक्शन से भी और अपने सेकंड फंक्शन से भी। बट सेकंड फंक्शन में मेरे पास कैलकुलेशन कम होगी, कम मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करने होंगे। तो बेटर क्या है कि मैं इस एफ टी को यूज कर लूँ टू सॉल्व माई क्वेश्चन। तो नाउ सिंपली फर्स्ट हमें सेकंड चीज क्या चेक करनी है हमें, कि ये जो मेरा फंक्शन आ रहा है ये साइन टाइप फंक्शन है या कॉस टाइप फंक्शन है। चेक कर सकते हो, इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन अबाउट दिस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कॉस टाइप फंक्शन है, तो हम क्या करें, इसमें जो मेरे बी के कोएफिशिएंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। ओनली वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ए नॉट एंड ए के। तो मेरे पास इवन फंक्शन है टाइम में, तो अब हमें यहाँ क्या निकालना होगा, सिंपली हमें अपने ए नॉट एंड ए के फाइंड आउट करने होंगे, हमें बी के को निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी के सिंपली क्या होंगे मेरे पास, बी के विल बी इक्वल टू सिंपली 0। तो अब फर्स्ट जब मुझे ए नॉट निकालना है, तो हमें पता है कि ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, जहां से जहां तक मेरे पास फंक्शन नॉन जीरो है, एफ टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या है, 1/t, और मेरे पास नॉन जीरो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, -t/4 से लेकर पॉजिटिव t/4 तक। चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमने तीन इंटीग्रेशन हमारे पास बनेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू -t/4, वैल्यू 0 होगी, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है निकालने के लिए। इन बिटवीन -t/4 टू पॉजिटिव t/4 एम्पलीट्यूड 1 है, तो इंटीग्रेशन मुझे निकालना होगा। इन बिटवीन t/4 टू t/2 एम्पलीट्यूड 0 है, तो इंटीग्रेशन नहीं निकालना होगा। तो मुझे सिर्फ इस रेंज के लिए -t/4 से पॉजिटिव t/4 तक अपना इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। तो सिंपली मैं अपने लिमिट पुट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन की, फ्रॉम -t/4 टू t/4। इन बिटवीन एफ टी का एम्पलीट्यूड क्या है, a इंटू डी टी। सिंपली ए इज माई कॉन्स्टेंट, आउटसाइड माई इंटीग्रेशन आ जाएगा a/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t, लिमिट -t/4 टू पॉजिटिव t/4। तो सिंपली आफ्टर सोल्विंग दिस हमें जो a नॉट की वैल्यू मिलेगी दैट इज a/2। तो हम सिंपली अपने a नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज a/2। सेकेंड हमें क्या निकालना होगा, सेकेंड हमें निकालना है कोएफिशिएंट्स a के। तो ए के की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ए के इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड अगेन एफ टी मल्टीप्लाइड बाय कोस के ओमेगा नॉट टी डी टी। फिर से वैल्यूज पुट कर दें, 2/t इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी -t/4 टू पॉजिटिव t/4, ए एफ टी का एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम कॉस कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस फैक्टर से, कॉस के ओमेगा नॉट टी डी टी। सिंपली 2a/t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा। तो साइन के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय के ऑफ ओमेगा नॉट, इंटीग्रेशन लिमिट्स -t/4 टू पॉजिटिव t/4। सिंपली सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, 2a डिवाइड बाय टी के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय, दोनों साइन मेरे पास एडअप हो जाएंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो सिंपली माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 ऑफ साइन के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू है, तो ओमेगा नॉट मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 एफ नॉट, और एफ नॉट को हम पुट कर दे 1/t, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/t। सिंपली ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ए के इज इक्वल टू 2a के पाई मल्टीप्लाइड बाय साइन के पाई बाय 2। सिंपली मेरे पास टी और टी कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ माई ओमेगा नॉट इन दिस एक्सप्रेशन। तो अब मेरे पास ए नॉट मिल गया मुझे, और मुझे ए के मिल गया। तो अब हम ए के कुछ इनिशियल कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लें। फर्स्ट अगर मैं के को 1 पुट करता हूँ, तो के को 1 पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 इज नाउ इक्वल टू 2a
बाय पाई साइन पाई बाय 2, के को सिंपली 1 पुट कर दें एंड साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2a बाय पाई इज इक्वल टू 2a बाय पाई। सेकंड, अगर आप k को 2 पुट करते हो तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a2 कोएफिशिएंट a2 इज इक्वल टू 2a बाय 2 पाई साइन 2 पाई बाय 2। सिंपली साइन पाई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0, तो अल्टीमेटली a2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। व्हेन k इज इक्वल टू 3 हमें a3 कोएफिशिएंट मिलेगा, तो a3 कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2a बाय 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 पाई बाय 2। सिंपली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट माइनस 2a बाय 3 पाई, जो भी मेरे पास साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होगी दैट इज -1। तो अब इसको हम अपने फंक्शन में पुट कर सकते हैं कि हमें पता था कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक अपने फंक्शन को एक्सपेंड करें तो मेरे पास फंक्शन कैसे एक्सपेंड होता है, कि मेरे पास कोई भी गिवन फंक्शन होगा एफ टी दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग टिल इन्फिनिटी ए के कोस के ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी के साइन के ओमेगा नॉट टी। तो बी के तो हमें पता है इस केस में सारे जितने भी बी के कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 0। तो मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो फर्स्ट ए नोट की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, ए नोट की वैल्यू हमारे पास आई थी a बाय 2, तो सिंपली हम ए नोट की वैल्यू पुट कर दें a बाय 2। हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आई, a1 की वैल्यू हमारे पास है 2a बाय पाई, तो हम लिख सकते हैं 2a बाय पाई मल्टीप्लाई बाय कोस के की वैल्यू 1 ओमेगा नॉट टी। फर्स्ट मेरे पास टर्म आ जाएगी फॉर के इज इक्वल टू 1 एट ओमेगा नॉट। सेकेंड, अब मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं, a2, के की वैल्यू 2, तो हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आई थी, 0, तो एम्पलीट्यूड 0 मल्टीप्लाइड बाय कोस 2 ओमेगा नॉट टी। मीन्स कि जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट है तो मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या है, 0। थर्ड, हम चेक कर सकते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 3, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं -2a बाय 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी टिल दिस टिल अप टू इन्फिनिटी। हमें इसकी सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटर क्या है, ए की हमारे पास 1 2 3 4 जितनी आप वैल्यूज निकालना चाहो उतनी वैल्यूज निकाल के पुट कर दो। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू ए बाय 2 प्लस 2a बाय पाई हम कॉमन ले लें कॉस ओमेगा टी, देन नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से -1/3 कोस 3 ओमेगा नॉट टी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव 1/5 कोस ऑफ 5 पाई ओमेगा टी। नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव टर्म क्या आएगी 1/7 कोस 7 ओमेगा नॉट टी। देन नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए हमारे पास, अगेन पॉजिटिव 1/9 कोस ऑफ 9 ओमेगा नॉट टी टिल इन्फिनिटी। हम अपने सिग्नल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेकंड केस में हमें चेक करना है कि हमारा जो फूरियर सीरीज है वो कब कब एग्जिस्ट करेगा। हर एक वैल्यू के लिए हमारा फूरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली वी नीड टू नो नाउ व्हाट इज द एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ माय फूरियर सीरीज, एंड दिस कंडीशंस आर कॉल्ड बेसिकली डिरिचलेट कंडीशंस। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय पीरियोडिक continuous time signals following conditions need to be satisfied and these conditions are called Dirichlet conditions। तो फर्स्ट मेरे पास कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ माई सिग्नल, जो भी मुझे एक फंक्शन गिवन होगा एफ टी, उसका मोड ले लें, मोड लेने के बाद हम उसको अगर इंटीग्रेट कर दें फॉर 1 टाइम पीरियड, तो जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। मीन्स कि जो भी मेरे पास एफ टी फंक्शन है अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट मस्ट बी इंटीग्रेटेबल एब्सोल्युटली ओवर द एनी टाइम पीरियड। कोई भी हम एक टाइम पीरियड लें उस टाइम पीरियड में वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, कि इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ टी हैज सम फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमास, कि मेरे पास अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं या मेरे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं तो मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की भी फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए, और अगर हमें कुछ मिनिमम एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं तो उन मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की भी मेरे पास
फाइनाइट वैल्यूज आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास, एफ टी हैज फाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। डिसकॉन्टिन्यूटीज मेरे पास बेसिकली क्या होंगी कि जब मेरे पास एक सिग्नल खत्म हो जाए, उसके बाद जीरो आ जाए, जीरो आने के बाद फिर से मेरे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी। और मेरे पास किसी भी एक सिग्नल में कुछ जो भी डिसकॉन्टिन्यूटीज आए वो भी मेरे पास फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज हों। थर्ड thing here to note that we need to know what is Parseval relation between Parseval relation for our continuous time periodic signal, कि हमें अपनी Parseval theorem find out करनी है continuous time periodic signals के लिए। तो now suppose AK आर आवर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ऑफ xt, कि मुझे कोई भी एक इनपुट सिग्नल गिवन है xt और उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स क्या होंगे ak, एंड टाइम t इज आवर टाइम पीरियड ऑफ माय सिग्नल xt। इन दैट केस हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरे पास हम इनपुट सिग्नल xt का मॉड लें और उसको स्क्वायर करें, देन इंटीग्रेट करें फॉर वन टाइम पीरियड, एंड जो भी ये मेरे पास वैल्यू आ जाए इसको हम डिवाइड कर दें बाय अ फैक्टर t। that finite value should be equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity mod of ak square। जितने भी हमने अपने फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट निकाले हैं ak, उन सबका अगर हम मोड ले लें और उनको ऐड कर दें, स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दें, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो इस फाइनाइट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो हमने जब अपने एनर्जी और पावर सिग्नल स्टडी किए थे तो हमने चेक किया था कि अगर हम सिग्नल का मोड लेके स्क्वायर करें, उसको इंटीग्रेट करें, दैट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ माय सिग्नल। अगर इस एनर्जी को हम डिवाइड कर दें बाय अ फैक्टर टी, इट विल बिकम अ पावर, एवरेज पावर ऑफ माय सिग्नल ओवर अ वन टाइम पीरियड। मैं एक टाइम पीरियड ले रहा हूं यहाँ पे टी, तो मीन्स दिस फैक्टर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, and it may also be called as a average power over वन पीरियड ऑफ माई पीरियोडिक सिग्नल। जो भी एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है उसका अगर हम सिर्फ एक पीरियड ले लें, उस एक पीरियड के लिए हम उसकी एवरेज पावर निकाल रहे हैं ओवर दैट पीरियड। एंड सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमने अपने फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल लिए इनको हम सम अप कर रहे हैं। तो मीन्स इस टर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सम ऑफ द एवरेज पावर इन ऑल ऑफ इट्स हार्मोनिक। जितने भी मेरे पास हार्मोनिक्स गिवन है उन सब की अगर हम एवरेज पावर्स को सम अप कर दें तो उसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो इस एवरेज पावर के इक्वल आनी चाहिए, वेयर ए के मोड स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज पावर इन केथ कंपोनेंट। अगर हम केथ कंपोनेंट की पावर निकाल रहे हैं तो दैट इज बेसिकली ए के मोड स्क्वायर। तो सिंपली दैट इज माई पार्सेवल रिलेशन फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। थैंक यू।